जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। इसके अलावा अशोका विजयादशमी भी आज देश भर में मनाई जाती है। दीक्षा भूमि पर लाखों लोग आज इकट्ठा होने वाले हैं, इकट्ठा हो गए हैं और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा की एक विशाल महारैली कल यानी 6 अक्टूबर को बैजनबाग के मैदान में होने वाली थी। लेकिन जो खबरें अखबारों में आई है और कल जो नागपुर हाईकोर्ट में जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। हम उनका MNTV पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर बात करेंगे, लेकिन आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। 66 साल हो गए हैं बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिए हुए। इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप मूल निवासी बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी मूल निवासी बहुजनों को इसके लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। और जो बौद्ध धर्म है वो हजारों सालों से ये बहुजनों का धर्म है और इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपना, महिलाओं की दास्ता, इसके विरोध में ये बहुत बड़ी आवाज़ थी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 66 साल पहले स्वीकार किया। तो स्वीकार करने वाले लाखों अनुयायी यहाँ आते हैं और देश भर में करोड़ों अनुयायी इस बात को मानते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से विजयादशमी की शुभकामनाएं है। दूसरी बात, ये मूल जो दिन है वो विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी का दिन था, इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया था। इसी दिन सम्राट अशोक ने ऐसा किया था। तो ये मूलतः विजयादशमी है, दशहरा नहीं है। ये मूलतः विजयादशमी है, विजयादशमी का दिन है। ब्राह्मणवादी लोगों ने विजयादशमी के महत्व को खत्म करने के लिए दशहरा त्यौहार शुरू किया, मगर मूलतः दशहरा नहीं है। उसको देशी भाषा में लोग दसरा बोलते हैं, मगर वो दशहरा यानी 10 मुख का रावण को आज के दिन हराया गया, इसलिए दशहरा ऐसा त्यौहार ब्राह्मणवादी लोगों ने उस दिन रिप्लेस करने की कोशिश की ताकि विजयादशमी को ख़त्म किया जा सके, मगर ख़त्म नहीं कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी दिन धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लिया। तो विजयादशमी की तारीखें बदलती रहती है, मगर विजयादशमी का दिन था। तारीख पर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। 14 अक्टूबर का दिन देखकर नहीं, विजयादशमी पर किया जी। और हमें विजयादशमी के इस हिस्टोरिकल महत्व को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हर व्यक्ति को इसके महत्व को ध्यान रखना चाहिए जी। कल यानी 6 अक्टूबर को आपकी एक विशाल महारैली संगम मुख्यालय पर आप मोर्चा लेकर जाने वाले थे। पहले सभा होने वाली थी और फिर उसका रूपांतरण जो है मोर्चा में होने वाला था। लेकिन जो खबरें आ रही है और कल हाई कोर्ट ने आपकी इस रैली के लिए भी यानी मोर्चा के लिए भी और सभा के लिए भी अनुमति नहीं दी है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वकीलों के द्वारा जो जानकारी, जिम्मेदार वकीलों के द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई, मैं उसके आधार पर अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो कोर्ट में हाजिर नहीं था। उन्होंने जो जानकारी मुझे दी कि सीनियर लॉयर
फिरदौस मिर्ज़ा सीनियर लॉयर है, प्रोमिनेंट लॉयर है, उन्होंने हमारे तरफ से आर्गुमेंट किया और जितना आर्गुमेंट हुआ उस आर्गुमेंट को न्यायपालिका ने सुना और उसके विरोध में जो पुलिस का पक्ष रखने के लिए जो वकील वहाँ खड़े थे और उनका नाम मनोहर है, एडवोकेट मनोहर, और उनकी जो टीम थी वो सारी की सारी अधिवक्ता परिषद जो आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है वो सारी टीम थी। वो जो बातें कह रहे थे उन सारी बातों को हमारे वकील ने गलत साबित किया, काउंटर किया। इवन न्यायपालिका के द्वारा भी मनोहर की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, बल्कि असहमति व्यक्त की जा रही थी। जब एडवोकेट मनोहर ने यह देखा कि यह निर्णय हमारे विरोध में जा रहा है, मतलब एडवोकेट मनोहर के विरोध में जा रहा है, पुलिस वालों के विरोध में जा रहा है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के समर्थन में जा रहा है, जब ये बात एडवोकेट मनोहर ने देखी तब उन्होंने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत न्यायपालिका के सामने एक पैकेट दिया और कहा कि ये गोपनीय अहवाल है और ये मिलने के बाद हमारे वकील ने कहा कि ये गोपनीय अहवाल में क्या है ये जानने का हमें अधिकार है। तो जज साहब ने गोपनीय अहवाल के रेफरेंस में, क्योंकि एडवोकेट मनोहर ने कहा कि ये गोपनीय अहवाल है और वो पैकेट भी उन्होंने ही दिया और ये पैकेट उन्होंने दिया और कहा ये गोपनीय अहवाल है, तो जज साहब ने 10 मिनट के लिए न्यायपालिका की प्रक्रिया को 10 मिनट के लिए रोक के रखा और चैम्बर में गए। जब हमारे वकील ने कहा कि ये गोपनीय बातें हमको जानने का अधिकार है, तो जज ने कहा कि मिलते हैं, यानी उसका मतलब यह है कि आपकी बात सुनी जाएगी। जज साहब का इशारा यह था कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपको इस रेफरेंस में आपको जो कहना है वो सुना जाएगा। मगर चैम्बर से 10 मिनट के बाद न्यायपालिका के लोग वहाँ आए और आते ही उन्होंने हमारी रिट पिटीशन को डिसमिस करने की घोषणा की और हमारे वकीलों की कोई बात नहीं सुनी। तो मेरा यह कहना है कि हो सकता है कि वो जो गोपनीय पैकेट में न्यायपालिका को धमकी देने का काम किया गया हो, क्योंकि ऐसी बातें अभी रिटायर्ड हुए जो चीफ जस्टिस है रमना, उन्होंने अपने फेयरवेल कार्यक्रम में कही। ये सार्वजनिक बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए ये जो निर्णय हमारे कार्यक्रम को
अनुमति ना देने का जो निर्णय न्यायपालिका के द्वारा आया, ये निर्णय ये धमकी के द्वारा लिया गया निर्णय है। तो सबसे पहले धमकी देने वाले आरएसएस के जो लोग हैं, मैं उनका निषेध करता हूं कि वो न्यायपालिका को धमकी देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये जो धमकी देने का काम है, इससे न्यायपालिका को जो निष्पक्ष निर्णय लेना था, जो गोपनीय अहवाल आने के पहले जो न्यायपालिका का रवैया था, उसके आधार पर कह रहा हूं। निष्पक्ष निर्णय की दिशा में बात आगे जा रही थी, इसीलिए गोपनीय अहवाल के नाम पर इसका उपयोग किया गया और हमारे कार्यक्रम की अनुमति रोकने के लिए एक साजिश की गई, एक षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र करके हमारे अनुमति को रोकने का काम किया गया। और चूंकि ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाया जाने वाला था, तो आरएसएस के हितों के विरोध का मामला था, इसलिए ये षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा ही किया गया होगा, ऐसा ये लगता है। क्योंकि हमारे वकील को गोपनीय दस्तावेज की जानकारी ये गोपनीय है इसलिए नहीं दी गई, ऐसा मनोहर का कहना है कि ये गोपनीय है, मगर वही जानकारी सारे अखबार वालों को कैसे दी गई? मैं वही सवाल मैं अभी पूछने वाला था कि आपके वकीलों को कोर्ट में ये जानकारी नहीं दी गई, उस लिफाफे में क्या लिखा है ये जानकारी नहीं दी गई, और लेकिन मीडिया में जो आज दिन भर की जो अखबारों में खबरें आई है, वो उसी गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने वो खबरें छापी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कि मेरा यही कहना है कि यदि वो गोपनीय था, मान लो गोपनीय था अहवाल, तो ये तो गोपनीय अहवाल बंद पैकेट में दिया जाता है, मगर वो बंद पैकेट भी नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, यदि वो गोपनीय अहवाल था तो वो गोपनीय अहवाल की जानकारी सारे अखबार वालों को क्यों दी गई? अगर गोपनीय अहवाल की जानकारी अखबार वालों को दी गई और हमारे वकील को नहीं दी गई, और एडवोकेट मनोहर ने ये ओपन कोर्ट में बहस के लिए रखना चाहिए था। यदि वो सारे अखबारों को देने लायक जानकारी थी तो फिर ओपन कोर्ट में बहस के लिए भी देने वाली जानकारी दी। जब जो वो सारे अखबारों को देने वाली जानकारी थी तो ओपन कोर्ट में भी देने वाली जानकारी है। जब अखबारों को देने वाली जानकारी है तो ओपन कोर्ट में क्यों नहीं दी गई? ओपन कोर्ट में एडवोकेट मनोहर ने ना देकर उन्होंने खुद ही साजिश करने का काम किया, न्यायपालिका के साथ साजिश करने का काम किया। न्यायपालिका को ये बताया कि हम लोग साजिश कर रहे, मगर हमारे वकील से या हमसे जानकारी छुपाने का काम एडवोकेट मनोहर ने किया, और एडवोकेट मनोहर ने साजिश करने का काम किया हम लोगों से जानकारी छुपाने का। क्योंकि अगर वो साजिश नहीं थी तो जानकारी हमसे क्यों छुपाई? ओपन कोर्ट में उस जानकारी को, ऐसी कौन सी जानकारी है? वो जानकारी जो अखबार में छपी है कि ये जो लोग हैं ड्रैगन पैलेस में जाते हैं, तो ड्रैगन पैलेस में जाने वाले जो लोग हैं, मान लो 5 लाख 10 लाख लोग आते हैं, तो 5 लाख 10 लाख लोग ड्रैगन पैलेस में जाते हैं। कोई परंपरा है? ये कोई मान्य परंपरा है? बहुत सारे लोगों को ड्रैगन पैलेस की तो जानकारी भी नहीं होगी, बहुत सारे नए लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी, और जिनकी जानकारी होती है वो सारे के सारे लोग उधर जाते हैं, दीक्षा भूमि के सारे लोग उधर जाते हैं। ऐसी कोई मान्य परंपरा नहीं है। अखबार उसको आधार बनाकर ये साजिश हम रच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि वही लोग लेकर उसी रूट पर वो है, उन्हीं लोगों को लेकर हम लोग वहां जाने वाले हैं। ऐसा षड्यंत्र आप लोग करने वाले हैं, ये ऐसा पुलिस वालों का कहना है। पुलिस वालों ने गोपनीय रिपोर्ट में दिया है, ऐसा उधर लिखा हुआ है।
उसी को आधार बनाकर खबरें बनाई गई है, उसी को आधार बनाकर जो है जजमेंट को चेंज किया गया है। वो चेंज जजमेंट अभी हमारे पास आया नहीं है। चेंज जजमेंट जो है आया नहीं है, केवल इतना ही आया हुआ है कि ये डिसमिस किया है। डिसमिस करने की कोई कारण वाला जो जजमेंट है वो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, अभी तक मेरे जानकारी में नहीं आया। मेरे वकील ने, क्या वो गोपनीय रिपोर्ट आपको अभी तक मिला है जो अखबारों को मिला, क्या आपको मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। मुझे मिलने का मतलब है मेरे वकील को मिलना चाहिए। वकील को मिलने से भी ज्यादा ओपन कोर्ट में उस पर बहस होनी चाहिए। यदि क्या वामन मेश्राम यही ये जो लोग है इन्हीं लोगों के भरोसे पर मोर्चा निकालने वाले थे? हमारे पास 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। और वो 1 महीने से ज़्यादा समय में हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा मोर्चा 1 लाख लोगों का वो हमारे संगठन के बल पर हम लोग कर रहे हैं। दीक्षा भूमि पर आने वाले लोगों के समर्थन में नहीं कर रहे, हमारे संगठित शक्ति के बल पर कर रहे हैं। और वो सारे लोग जो है वो मोर्चा निकालने का, प्रोटेस्ट मार्च निकालने का कार्यक्रम है। इसके संबंध में हमने कोर्ट में एफिडेविट और हलफनामा भी दाखिल किया है। इस वजह से न्यायपालिका का यह कहना था कि एडवोकेट मनोहर के द्वारा जो भी कुछ भी कहा जा रहा है उससे न्यायपालिका अपनी असहमति जता रही थी। ये गोपनीय दस्तावेज देने के पहले तक। गोपनीय दस्तावेज में क्या है ये जानकारी का अधिकार हमारे वकील ने कहा कि हमको अधिकार है, जानने का अधिकार है। मगर वो अखबार वालों को दे दिया गया, हमारे लोगों को नहीं दिया गया। और जो जानकारी अखबार वालों को दी गई है अगर उसी को गोपनीय जानकारी माना जाए तो वो गोपनीय है ही नहीं। अगर वो कोर्ट में, ओपन कोर्ट में बहस के लिए रखी जाती तो हमारा वकील इस बात को काउंटर कर देता। इसी साजिश के तहत वो जानकारी हमारे वकील को नहीं दी गई और केवल गोपनीय अहवाल के आधार पर निर्णय को बदला गया। पुलिस ने एक और ऐसा करके हमारा मौलिक अधिकारों का गया। क्या एडवोकेट मनोहर के पास, क्या पुलिस वालों के पास, क्या भारत सरकार या राज्य सरकार के पास, क्या किसी नागरिकों का मौलिक अधिकार गोपनीय अहवाल के आधार पर रोक दिया जाएगा? इतना कमजोर है मौलिक अधिकार कि वो गोपनीय अहवाल जिस पर बहस करने के लिए भी पुलिस वाले तैयार नहीं है, एडवोकेट मनोहर तैयार नहीं है। ये सारा का सारा संविधान के विरोध में साजिश है, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र संविधान के विरोध में है। उस संविधान के विरोध के षड्यंत्र में एडवोकेट मनोहर शामिल है। एडवोकेट मनोहर के साथ उधर कोर्ट में सारे अभिव्यक्ता परिषद जो आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है उसके सारे के सारे लोग उधर बैठे थे उनके सपोर्ट में। तो ये आरएसएस की संविधान के विरोध की साजिश है। इसलिए हमारा न्यायपालिका पर यकीन है, पूरी तरह से यकीन है। अब मगर न्यायपालिका जो सही सही फैसले देने वाली थी उसको रोकने के लिए, थर्ड पार्टी रोकने के लिए ये गोपनीय अहवाल हो सकता है उसमें धमकी देने का काम भी किया गया। न्यायपालिका को धमकी देने का काम, ये बहुत भयंकर मामला है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का मामला है, ये संविधान की हत्या करने का मामला है, ये षड्यंत्र है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना सीनियर एडवोकेट जो है मनोहर इस षड्यंत्र में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजमेंट जो है वो मौलिक अधिकारों के समर्थन में अभी तक आए हैं। तो क्या आप हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे? हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर आज तक काम किया है, आगे भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक विकल्प है और वो विकल्प हम लोग जरूर उसका उपयोग करेंगे। और उस विकल्प का उपयोग करने के लिए हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। वो मामला हमारा शुरू है।
मगर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो सारे अभिव्यक्ति के आज़ादी के समर्थन में हैं। इवन आंदोलन के समर्थन में हैं। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के। जो पुलिस जो धाराएं ये लगाती है, हैरान करने वाली बात है कि न्यायपालिका के द्वारा चंद्रशेखर के समर्थन में जी, बिल्कुल। इसी कोर्ट में फैसला दिया, जबकि उसके खिलाफ हिंसा करने का आरोप था। उसके हिंसा के एवज में उसको जेल में रखा गया था। उसके ऊपर यूएपीए का कानून लगाया गया था। फिर भी उसके मौलिक उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए इसी न्यायपालिका ने उसके समर्थन में फैसला दिया था। वामन मेश्राम के खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं है। और वामन मेश्राम सिद्धांतता हिंसा करने के पक्ष में नहीं है, समर्थन में नहीं है, क्योंकि इससे हमारे आंदोलन का नुकसान होता है। हमें आगे बढ़ने का जो अवसर है वो शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, आज तक बढ़ा रहे। हमारा पूरा कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंसा का। हमने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हलफनामा दे दिया कि ये जो प्रोटेस्ट मार्च है ये संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में किया जाएगा। इसी वजह से न्यायपालिका हमारे समर्थन में हो रही थी। और ये बात जब एडवोकेट मनोहर ने देखी तब उन्होंने ये गुप्त अहवाल का बात कही। और हमारे वकील ने जब जानकारी का हमारा अधिकार है तो एडवोकेट मनोहर ने कहा कि नहीं ये गुप्त है, गोपनीय है। पुलिस ने उसमें उस अहवाल में मतलब जो खबरें आई है उसके अनुसार ये कहा है कि उनके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है। दीक्षा भूमि पर लाखों लोग आते हैं तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी वो सारा पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर लगता है। इसलिए पुलिस वालों का कहना था कि आपको 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर ये 2 दिनों के अलावा आप कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए आपको नए से अर्जी देने के लिए भी पुलिस के द्वारा कहा गया था, ये उसमें लिखा है। तो ये तर्क कितना सही लगता है आपको? एक तो ये तर्क जो है ये केवल कुतर्क है और दावपेच वाला तर्क है। हमने पुलिस वालों को इस बात की जानकारी है कि हम महीने 2 महीने से 6 तारीख की तैयारी कर रहे। 6 तारीख को लोग जो है साधन बुक करके आ रहे, टिकट बुक करके आ रहे और 6 तारीख को ही रात में चले जाएंगे। आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा निकालेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले जाएंगे। अगर पुलिस वाले कहते 7 को करेंगे तो हमारे पास 7 को यहाँ रहने के लिए क्या पुलिस वाले भोजन देने वाले हैं क्या हमारे लोगों को? 7 को रहेंगे, 8 को रहेंगे, 9 को रहेंगे, 10 को रहेंगे, वो हमारे भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं क्या? एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इन एडेक्वेसी पुलिस की फोर्स नहीं है, क्या इसके आधार पर मौलिक अधिकार रोक दिया जाएगा कि आपके पास पुलिस नहीं है? तो हर जगह ये प्रेसिडेंट हो जाएगा कि पुलिस के पास पुलिस फोर्स नहीं है, इसलिए जनता के मौलिक अधिकार को रोका जा रहा है। तो अपर्याप्त पुलिस के आधार पर क्या जनता के मौलिक अधिकार को रोक दिया जाएगा? क्या वो पुलिस के दया पर और मर्जी पर निर्भर है? अगर दया पर और मर्जी पर निर्भर अधिकार नहीं होता, मौलिक अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं होता। एक तो मैं ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा ये साजिश है, जनता के मौलिक अधिकार के विरोध में साजिश है और न्यायपालिका को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। न्यायपालिका को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आपने कहा कि आपके वकील को भी वो कॉपी नहीं दी गई, जजमेंट भी अभी तक जो अपलोड नहीं हुआ है और आपके वकीलों के पास भी नहीं आया है, तो फिर केवल वो गोपनीय जो रिपोर्ट है वही मीडिया के पास कैसे आया? क्योंकि मीडिया के लिए जानकारी का भी स्रोत वही है, जो जजमेंट की कॉपी वो अपलोड करेंगे उसके बाद ही वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसी के आधार पर खबरें बन सकती है। कल खबरें बनाई गई, आज छापी गई, मतलब आज लोगों के पास पहुंचाई गई, तो इसमें भी आपको कुछ मतलब षड्यंत्र है पूरे इस मामले में दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि हमारे वकील को ये जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्यों छुपाई गई? जब आप वो जानकारी अखबार वालों को दे रहे हैं, केवल वही कॉपी अखबार वालों को दी गई, दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे तभी तो लिख रहे हैं ना। जी जी। और कल रात अखबार वालों को जानकारी दे रहे, इसका मतलब वो गोपनीय नहीं है।
और हमारा आंदोलन दीक्षा भूमि पर आने वाले लोगों के भरोसे पर नहीं है। वो तो क्राउड है, वो तो आता जाता रहता है, वो हमारे संगठन के लोग नहीं है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे सपोर्टर नहीं है। हमारा ये जो आंदोलन है वो हमारे संगठन शक्ति के बल पर है। इसलिए मेरा कहना है कि ओपन कोर्ट में ये जानकारी दी जानी चाहिए थी, तो हमारे वकील जो है उसको काउंटर करते। ये बात एडवोकेट मनोहर को मालूम है कि ये काउंटर हो जाएगी, इसलिए जो जानकारी गोपनीय नहीं है उस जानकारी को गोपनीय तौर पर पेश किया गया। ये एडवोकेट मनोहर के द्वारा की गई साजिश है और उसमें आरएसएस पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब सब वो आरएसएस के सपोर्ट में ही, क्योंकि ये तो मोर्चा आरएसएस के विरोध में जा रहा था, इसलिए आरएसएस के सपोर्ट में ये सारा हो रहा है। वो सारे एडवोकेट मनोहर के सपोर्ट में उधर सारे अभिवक्ता परिषद के जो लोग हैं वो सारे के सारे उधर ही थे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक विकल्प आपके पास में है। आप हमेशा कहते हैं कि एक न्यायालयीन लड़ाई है, एक मैदान की लड़ाई है। आप न्यायालयीन लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मैदान की लड़ाई किस प्रकार से होगी? मैदान की लड़ाई किस तरह से होगी वो हमारा पहले से घोषित कार्यक्रम है और मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है जी। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो मैटर सब जुडिस है, न्यायपालिका की विचाराधीन है। हो सकता है शाम तक हमारा फैसला आ जाए, हो सकता है। यथावत आपकी तैयारी जो है 6 अक्टूबर की, हमारी सारे लोगों को मेरा अनुरोध है कि पूरी तैयारी करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, सब जुडिस मैटर है। इसलिए ये जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, तो मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस का मतलब है अभी उस पर फैसला आना बाकी है, तो जो फैसला आएगा उसके आधार पर अगली रणनीति बनाई जाएगी। तो हमारा कार्यक्रम जो है मोर्चा का वो यथावत है और लोगों को पूरे शक्ति के साथ, अभी भी पूरी ताकत के साथ सारे देश भर से आने का जो कार्यक्रम है वो मेरा यह न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर उनको मैं आने का निमंत्रण दे रहा हूँ अभी भी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब। 6 अक्टूबर का कार्यक्रम यथावत है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि वामन मेश्राम और उनके संगठन ने हाई कोर्ट का जो कल फैसला आया है उसको नकार दिया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है ये आगे वाली बात होगी, लेकिन 6 अक्टूबर का जो मोर्चा है उनका वो होगा और उन्होंने तमाम लोगों को आने का ऐलान भी किया है, आह्वान भी किया है।